हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में, अर्थात भाषा अनुवादक। जो भाषा का अनुवाद करता है उसी को कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं उनको कंप्यूटर के समझने लायक जो चीज़ बनाता है उसको क्या कहा जाता है? सिंपल शब्दों में समझे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। अब देखिए, जिनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है नहीं पता, तो उनके लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, कोई दो आदमी है, नंबर एक ये है, नंबर दो ये है, ठीक है। ये दोनों आदमी जब बात करते हैं अर्थात कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इन लोगों के कम्युनिकेशन में क्या होगा? जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है और वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं, तो वो कहलाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। अर्थात नंबर एक की बात नंबर दो को समझ आ रही है, नंबर दो की बात नंबर एक को समझ आ रही है, तो वो कहलाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। अर्थात एक दूसरे की बातों को वो समझते हैं और एक दूसरे से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में मैं पूछूं आप कैसे हैं, नंबर एक पूछा आप कैसे हैं, नंबर दो समझा कि आप कैसे हैं पूछ रहा है, तो वो जवाब देगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। इस टाइप से ये कहलाता है कम्युनिकेशन, ठीक है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन इसको अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा लेके हम लोग समझें, जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ कुछ सीन क्रिएट कर दिया जा रहा है। पहले एक व्यक्ति है जो बात करता है किसमें, तमिल में। ये कौन सा है? साउथ इंडियन है, ठीक है। तमिल में करता है या दूसरे कोई भी लैंग्वेज, ये क्या है? साउथ इंडियन है, ठीक है। इनको हिंदी नहीं आती। और दूसरा एक व्यक्ति हैं जिनको हिंदी आती है लेकिन तमिल नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज का बैरियर समझिएगा। एक व्यक्ति तमिल जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता, और एक व्यक्ति हिंदी जानता है लेकिन तमिल नहीं जानता। अब ये दोनों बात करेंगे, कैसे करेंगे? तमिल वाला अगर तमिल में हेलो बोलता है, तमिल की भाषा में नमस्कार बोल रहा है, तो हिंदी वाला उसको समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। हिंदी वाला हिंदी में नमस्कार बोल रहा है, प्रणाम बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, अभिवादन कर रहा है, वो उसको तमिल वाला नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। आप अगले की भाषा, जैसे साउथ इंडियन मूवी बिना हिंदी डब्ड आप देखते हैं तो आप समझ पाते हैं क्या? लेकिन उसको अगर हिंदी में डब देखें तो आपको मूवी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सेम चीज़ कंप्यूटर के साथ होता है, ठीक है। तो इस बैरियर को दूर करने के लिए कंप्यूटर में भी और रियल लाइफ में भी एक चीज़ आता है क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। ये ट्रांसलेटर क्या करता है? इसको दोनों भाषाएं आती है, अर्थात ये ट्रांसलेटर आपकी तमिल को भी समझता है और हिंदी को भी समझता है, दोनों भाषा समझता है। जब ये हिंदी में बात करते हैं तो इसको ये तमिल में बतलाता है, और ये जब तमिल में बात करते हैं तो इसको ये हिंदी में बतलाता है। ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? जैसे बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती हैं, जो चुनावी पार्टियाँ होती हैं, जैसे अ, साउथ इंडिया में कभी रैली हुई, तो भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जैसे मान के चलते हैं, वो साउथ में जब जाती हैं तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं वो लोग? ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। इवन जो बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो जब एक-दूसरे से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं जिनकी भाषा वो इंग्लिश यूज़ नहीं करते। तो क्या होगा वहाँ पे? लैंग्वेज, जैसे रसिया के प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ, रसिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब मिलेंगे, तो दोनों की भाषाएँ क्या हैं? अलग-अलग हैं, और उनके बीच क्या होता है? ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है? ट्रांसलेटर है। अगर इस ट्रांसलेटर को यहाँ से हटा दिया जाए, 1 मिनट के लिए इनको हटा देते हैं, तो इन दोनों के बीच वार्तालाप होगा, वो अच्छे से हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है आपकी बाइनरी भाषा, अर्थात 0 और 1 की भाषा। और जो रियल लाइफ में हम लोग बात करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज से इक्विवेलेंट रहता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के बराबर रहता है। एग्जैक्ट हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बात नहीं करते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इसके लिए कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, ताकि कंप्यूटर क्या करे? वो हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज, जो भी दूसरे लैंग्वेज रहते हैं, सपोज वो इंग्लिश का लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश कंप्यूटर समझता है, और ये ट्रांसलेटर क्या करता है? इस इंग्लिश को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइनरी कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में। और जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है बाइनरी रूप में, उसको वो ट्रांसलेट करके फिर से इंग्लिश में हमको दे देगा या हाई लेवल लैंग्वेज में दे देगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर ट्रांसलेटर कार्य करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा ट्रांसलेटर होता क्या है। अब समझते हैं जो सॉफ्टवेयर में सबसे इसका वर्गीकरण, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा भाग था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर।
आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। तीनों को एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर करता क्या है, होता क्या है। तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों अर्थात 0 तथा 1 या जिसको बोल सकते हैं ऑफ और ऑन, इन दोनों को ही समझता है, ठीक है? 0 या 1 को समझेगा, 0 को ऑफ बोलते हैं और 1 को ऑन, ठीक है? तो 0 1 को ही समझता है कौन सा आपका कंप्यूटर। बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। जो 0 1 में लिखा गया प्रोग्राम रहता है उसी को क्या बोला जाता है, मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर रन कर सकता है अर्थात क्रियान्वित कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार कर पाना कठिन काम होता है। अगर आपको मैं बोलूं 0101 के कोड में आप प्रोग्रामिंग कीजिए तो आपको टफ लगेगा, ठीक है? वो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ काम हो जाता है मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना। इसमें एरर आने की भी जो संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। साथ ही प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है कि उसकी मशीन भाषा किस प्रकार की है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है या बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर किसको बोलेंगे, जहां लैंग्वेज वर्ड यूज होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ही क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर एग्जाम में कभी आपको निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है ये चीज पूछा तो भी आपको आपके दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को ही लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, ठीक है? अतः इस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है, किसकी तुलना में, मशीनी भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करने की तुलना में, ठीक है? साथ ही उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर की कंपनी तथा उसके मॉडल पर निर्भर नहीं करती। हाई लेवल लैंग्वेज कभी भी प्रोसेसर की कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको उनकी अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, अलग अलग हम लोग देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी। जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा अर्थात मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। अर्थात जो तमिल जानता है वो ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसलेटर के थ्रू क्या कर सकता है, कहीं भी वार्तालाप कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जाना था, जो सोर्स कोड एक वर्ड सुने थे, ठीक है? जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक वर्ड आया था सोर्स, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने बोला था कि सोर्स कोड क्या रहता है, गुप्त रहता है, या सोर्स कोड सबके लिए खुला रहता है, वही चीज था। तो सोर्स कोड किसको कहा जाएगा, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया प्रोग्राम है उसी को सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है, जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। सोर्स प्रोग्राम क्या क्या होगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार रहेगा, और मशीन कोड या मशीन प्रोग्राम कौन सा होगा, जो मशीनी भाषा में अर्थात 0101 की भाषा में जो रहेगा वो क्या होगा, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है? यहां तक क्लियर है? सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड और मशीन कोड। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा अर्थात लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। आप याद रखिएगा जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो किस में रहता है, लो लेवल लैंग्वेज में रहता है। लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ये दोनों किस में रहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो हम लोगों ने जाना था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। यहाँ तक क्लियर है? अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, असेंबलर का। असेंबलर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, असेंबलर। असेंबलर सबसे पहले इसको समझिए, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज या असेंबली कोड, उसको क्या करता है, वो मशीन कोड में बदलने का काम करता है। कौन सा, असेंबलर।
तो सिंपल शब्दों में अगर समझे तो असेंबलर क्या है, तो असेंबलर असेंबली कोड या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है, उसी को कहा जाता है क्या, असेंबलर। यहाँ बीच में असेंबलर आ जाएगा, ये असेंबली कोड को असेंबलर में जाएगा और असेंबलर क्या करेगा, उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसका अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से ये क्या होता है, ये क्या है आपका असेंबली कोड है और ये है आपका मशीन कोड। मशीन कोड किस में रहेगा, जो बाइनरी लैंग्वेज रहता है, जैसे 0 1 1 0 1 0, इस टाइप से इसको कहा जाता है मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, और ये होता है आपका क्या, सोर्स कोड। सोर्स कोड या असेंबली कोड। तो सोर्स कोड जो आपका रहेगा वो असेंबली लैंग्वेज में रहेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। अब इस किसके बारे में अगर समझें, असेंबलर के बारे में। असेंबलर होता क्या है, तो यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। हम लोगों ने अभी देखा असेंबली लैंग्वेज को किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में, मशीन भाषा में। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। याद रखिएगा, सबका असेंबलर प्रोग्राम सेम नहीं होता। अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अलग अलग प्रोसेसर है तो उसका असेंबलर भी होगा, वो अलग अलग हो सकता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। हम लोगों ने अभी जाना था, जो बदलने वाला कोड रहता है उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड। ठीक है, ये दोनों चीज सेम ही है। यह मशीन कोड को एक स्थान पर इकट्ठा या असेंबल करता है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर रन करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, असेंबल करके असेंबलर क्या करता है, एक साथ असेंबल करता है, असेंबल करके उसको रन कर देता है। यहां तक क्लियर है। अब जो दूसरा प्रकार आता है उसको क्या कहा जाता है, कंपाइलर। ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ही प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होगा, तो देखिए कंपाइलर में जो आपका सोर्स कोड रहता है उसको सबसे पहले किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कंपाइलर में लेके जाएंगे। सोर्स कोड, पूरा सोर्स कोड जाएगा ना, याद रखिएगा सोर्स कोड जितना लिखा रहेगा, सपोज ये 10 पेज का आपका सोर्स कोड है, 10 पेज का सोर्स कोड एक साथ जाएगा किसमें, कंपाइलर में। और कंपाइलर के थ्रू वो किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में, अर्थात मशीन लैंग्वेज अर्थात 0101 के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। और ये मशीन कोड से फिर आगे वो जाता है, वो कहलाता है क्या, आपका आउटपुट। इस प्रकार से कंपाइलर में आपको आउटपुट प्राप्त होता है। सबसे पहले सोर्स कोड रहता है, उसको पूरे सोर्स कोड को एक साथ कंपाइलर में कंपाइल किया जाता है और वो कंपाइल होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में। और वो मशीन कोड को कंप्यूटर रन करता है और रन करने के बाद अर्थात एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद क्या होता है, आपको आउटपुट प्राप्त होता है। फंडा समझ आ गया। अब इसको थ्योरी में अगर समझें तो देखिए आपका यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है। याद रखिएगा, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में, जैसे कि 10 पेज का प्रोग्राम है तो पूरे 10 पेज को एक साथ वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा, अर्थात उसको एक साथ लेगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा अर्थात अनुवादित करेगा। तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की भी गलतियों को उनके लाइन क्रम के साथ सूचित करता है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पे 10 लाइन है, ठीक है, 10 लाइन है तो आपके L1 में जो त्रुटि है उसको बताएगा, L3 में L3 अर्थात लाइन 3, L5 अर्थात लाइन 5। इस टाइप से वो हर लाइन के क्रम के साथ उसको सूचित करेगा कहाँ कहाँ आपकी प्रोग्राम में त्रुटियां हैं। ठीक है, ये चीज समझ आया आपको। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा, आपका आउटपुट के लिए कंपाइलर क्या क्या है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर चुका है, मशीन कोड से हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो इसके कारण जब आउटपुट प्राप्त होता है तो हमको जो आपका स्टार्टिंग में जो हम लोग 10 पेज का प्रोग्राम दिए थे कंपाइल करने के पहले, वो प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। हम लोगों ने देखा था जो भाषा थी उनके लिए अलग अलग जो प्रोसेसर था उसमें भी असेंबलर अलग अलग हो सकता था। सेम उसी प्रकार प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को किसमें करता है, मशीन भाषा के निर्देश में संकलित करता है। संकलित करने का मतलब कंपाइल करता है। ठीक है, जैसे असेंबलर क्या कर रहा था, असेंबल कर रहा था। ठीक है, असेंबलर क्या कर रहा था, असेंबल कर रहा था। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। नाम से ही क्लियर है। अब कंपाइलर में और एक चीज की, कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या कोड में
बदल कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे रन नहीं करता। याद रखिएगा, रन कौन होता है? आपका मशीन कोड होता है। डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कंपाइलर में क्या होता था, सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर में गया, कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज बना, और मशीन लैंग्वेज क्या हो रहा था? रन हो रहा था। तो याद रखिएगा, कंपाइलर रन करने का डायरेक्ट काम नहीं करता, वो रन कौन होता है? मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन कोड होता है। ठीक है, इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करने वाला एकमात्र लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है? तो वो कौन सा है? कंपाइलर है। ठीक है, एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चुका है, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। अगला जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है उसको कहा जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो देखिए, आपका जो सोर्स कोड रहता है उस सोर्स कोड को इंटरप्रेटर में हम लोग जब डालते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है? उसको सीधा आउटपुट प्रदान कर देता है। अब लेकिन आप बोलेंगे ये चीज तो आपकी किस में हो रही थी? कंपाइलर में भी हो रही थी। कंपाइलर में एक यहाँ पे प्रोसेस था, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट इंटरप्रेटर के माध्यम से आउटपुट प्रदान कर देता है। अब यहाँ देखिए एक चीज और, हम लोग वहां देखे थे 10 पेज का सोर्स कोड था, उसको एक साथ ले गए थे, लेकिन इसमें क्या होता है? लाइन बाय लाइन लिया जाता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन को सबसे पहले ये लेगा सोर्स कोड को, उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट देगा, फिर दूसरे लाइन को लेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा और आउटपुट देगा। तो इंटरप्रेटर को लाइन बाय लाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, अर्थात ये पूरा पेज को एक साथ नहीं लेता है, एक एक लाइन को लेता है, उस लाइन को इंटरप्रेट करेगा और उसको फिर आउटपुट प्रदान करेगा। अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो सीधा फिर से दे देगा कि इस लाइन में एरर है, पहले इसको सुधार कीजिए, फिर वो दूसरे लाइन पर जाएगा। तो इसलिए प्रोग्रामर जो है इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करना ज़्यादा सही मानते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आपको प्रोग्रामिंग करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। अब इसको अगर शब्दों में समझें तो इंटरप्रेटर के माध्यम से क्या होता है? कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक कर, अर्थात लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसमें याद रखिएगा, कंपाइलर में क्या हो रहा था? कंपाइलर में एक साथ पूरा 10 पेज हम लोग ले लेते थे और 10 पेज को हम लोग सीधा क्या करते थे? कंपाइल कर देते थे। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होगा? इसको एक एक करके एक एक लाइन को हम लोग क्या लेंगे? प्रत्येक लाइन को हम लोग क्या करेंगे? मशीन भाषा में परिवर्तित करेंगे। यह प्रोग्राम के एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद कर लेने के पश्चात उसे रन या एग्जीक्यूट भी करता है। एक लाइन ये क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद उसको रन करके देखेगा। अगर उसमें कोई एरर है तो आपको एरर का मैसेज आ जाएगा, अगर एरर नहीं है तो अगले लाइन को क्या करेगा? फिर से इंटरप्रेट करेगा और उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। यदि इस लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। जैसे ही एरर आया, एरर को जब तक आप सुधार नहीं करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो इसकी खासियत क्या है कि आपकी जो भी एरर आती है वो एट अ टाइम तुरंत सॉल्व हो जाता है, और साथ ही आपका जब लास्ट लाइन आप पहुंचेंगे प्रोग्राम का, तब तक आपका प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम प्रोग्रामर आपका इंटरप्रेटर यूज करने का कार्य करते हैं। ठीक है, स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम न होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। जितना भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है उसको रन होने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंटरप्रेटर से एक लाइन का आपका कोड है, ये पहले जाएगा इंटरप्रेटर में, वहां से एग्जीक्यूट होगा और वो क्या होगा? आपका आउटपुट प्रदान करेगा। अगर इस आउटपुट में कोई एरर नहीं है तो वो दूसरा लाइन फिर से जाएगा, दूसरा लाइन फिर इंटरप्रेटर में जाएगा और वहां से वो आउटपुट प्रदान करेगा। इसमें अगर एरर है तो इस एरर को वो दिखा देगा और उस एरर को आपको सॉल्व करना है, जो प्रोग्राम में त्रुटि है, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा और जो एरर नहीं है तो फिर तीसरे लाइन में जाएगा। इस टाइप से हर लाइन को प्रत्येक बार क्या होता है? इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है। कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, क्यों आसान होता है? क्योंकि आपकी कोई भी त्रुटि रहती है, कोई भी एरर रहता है, कोई भी मिस्टेक रहता है, कोई भी बग रहता है, वो आपको क्या होता है? तुरंत आपको पता चल जाता है। और आप जब डीबग करते हैं, डीबग अर्थात त्रुटि को जब हटाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबग कहलाती है। उस समय आप तुरंत क्या कर सकते हैं? अपनी त्रुटि जो भी रहती है उसको हटा सकते हैं।
चूंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन का प्रोग्राम की गलतियों को इंगित करता है, अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना क्या होता है, आसान होता है। जबकि कंपाइलर में आपका क्या होता है, एक साथ आप पूरा 10 पेज का आप क्या करेंगे, प्रोग्राम वहां डाल देंगे। अब इस 10 पेज में कहाँ कौन सा लाइन है, मान लीजिए क्रम से यहाँ 100 लाइन है, ठीक है, 100 लाइन में 73वां लाइन बोला तो आप खोजते रहेंगे 73वां लाइन कौन सा है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा चीज नहीं होता, 73 का आपका लाइन कौन सा है ये खोजने की जरूरत नहीं है आपको। उस लाइन में जो जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं उसी लाइन में जो भी एरर रहेगा उसको आप पता कर सकते हैं। आशा है कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर समझ आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक, यहाँ भी हम लोग सोशल नेटवर्किंग पर हैं, चाहे तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।